बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम इनके काल विभाजन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए विषय सूची है जिसमें दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं। तो ये अंक जो हैं वो पृष्ठों के दिए हुए, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंडेक्स से पेज नंबर का पता लगाते हैं। काल विभाग, ठीक है, कालों का विभाग किस प्रकार किया गया है, आज की क्लास इसी चर्चा पर रहेगी। जनता और साहित्य का संबंध, ठीक है, जनता और साहित्य का संबंध। देखिए ये ना पॉइंट आप बिल्कुल अपनी विवेक शक्ति के लिए लेकर चलिए कि रामचंद्र शुक्ल साहित्य को जनता से संबंधित समझकर चलते हैं। जहाँ भी इन दोनों का संबंध स्थापित होता है, समझिए रामचंद्र शुक्ल का विचार इस प्रकार कहता है कि साहित्य जनता से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल, ठीक है, इन कालों के नामकरण का तात्पर्य, यानी जो नामकरण किया गया उसका तात्पर्य क्या है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल, आदि का अर्थ होता है शुरू करना और शुरू का समय यानी आदिकाल। इसमें प्रकरण प्रथम हम देख रहे हैं। प्रथम प्रकरण में सामान्य परिचय है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो क्लास है वो केवल टीजीटी पीजीटी पर आधारित नहीं है। ये वाली बुक और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो हायर में भी आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। प्रकरण 1 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, किसका, आदिकाल का। हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, ठीक है, हिंदी साहित्य की शुरुआती दशा यानी आविर्भाव काल कैसा था, इस सब के विषय में बात करेंगे। प्राकृताभास हिंदी, देखिए ये शब्द आपको ना यहाँ बार बार मिलेगा और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके चलिए, हाईलाइट करके चलिए कि प्राकृताभास क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि क्या है। बने रहिए बस आप हमारी वीडियो में और पढ़ते रहिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत में अपना थोड़ा सा योगदान दे दीजिए और बने रहिए इसी तरह। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, ठीक है, प्राकृताभास यानी प्राकृत का आभास कराने वाली हिंदी के सबसे पुराने पद्य पढ़ेंगे। पद्य माने काव्य, ठीक है, यहाँ गद्य की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। आदिकाल की अवधि क्या है, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या है, रासों की प्रबंध परंपरा, ठीक है, रासों की प्रबंध, प्रबंध काव्य आपने पढ़े होंगे और मैं बता दूंगी भी प्रबंध काव्य क्या है। तो रासों के प्रबंध परंपरा हम यहाँ पढ़ेंगे। इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, यानी आदिकाल के अंतर्गत किस किस तरह की साहित्यिक सामग्री रही उस पर विचार। और अपभ्रंश परंपरा, ठीक है, अपभ्रंश परंपरा, देशी भाषा, ये सभी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। और आगे देखिए प्रकरण 2, एक बार हायर में प्रश्न बना हुआ भी है कि आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं, ठीक है, इसलिए आपको प्रकरण याद होने बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जब हम प्रश्न देखेंगे अंतिम में, तब हम ये सारे नोट्स मैंने बना के तैयार रखे हैं, तो प्रश्न भी करेंगे, अंतिम तक बने रहिए। अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्यिक आविर्भाव काल, ठीक है, अपभ्रंश के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत अपभ्रंश या लोक प्रचलित, ठीक है, अपभ्रंश को क्या कहा है इन्होंने, लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल। इस काव्य भाषा के विषय अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, इनके छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, इसकी महासुख अवस्था, यानी महासुख अवस्था क्या है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखनाथ से एक प्रश्न हमेशा बनता ही है। इसकी वज्रयानियों से भिन्नता, तो देखिए वज्रयानियों से गोरखनाथ की भिन्नता, ठीक है, गोरखनाथ का समय, नवनाथ यानी 9 नाथ हैं, तो कौन कौन से हैं, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना, हठ योग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे ना तो मैं ये सब आपको विस्तृत एक विवरण के रूप में बताऊंगी। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, इनका वज्रयानियों से साम्य, नाथ पंथ की भाषा, इस पंथ का प्रभाव, इसके ग्रंथ, इन ग्रंथों के विषय,
साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार। ग्रंथकार परिचय, यानी किस किसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनका परिचय। विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं और अपभ्रंश कविताओं की भाषा। इतना सारा हम पढ़ेंगे केवल और केवल प्रकरण 2 के अंतर्गत। अब देखिए, अब इन्होंने माना है वीरगाथा काल। देखिए आदि काल इन्होंने यहाँ माना क्योंकि वो मानते हैं ना कि ये वाली रचनाएं हम साहित्यिक कोटि में नहीं रख सकते और योग कोटि करके कोई काल नहीं बन सकता, तो वीरगाथा काल वो यहाँ से मान रहे हैं प्रकरण 3 में। ध्यान रखिएगा, प्रकरण 3 में देखिए देश भाषा काव्य हो गया और हाँ वीरगाथा काल का समय संवत। और आपको एक और बात नोट करा दूं, कल मैंने बताया था कि जो आएगा शब्द पीछे उसका अर्थ क्या होगा बाद में, ठीक है, जहाँ भी पीछे शब्द होगा उसका अर्थ बाद में होगा। दूसरा, संवत में आपको सन मिलेंगे, कहीं पर भी आपको जो है सन में ईस्वी में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ईस्वी में निकालना है तो इसमें 57 प्लस कर दीजिएगा, ईस्वी में निकल आएगा, ठीक है। और चलिए इसी के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रकरण 3 में सबसे पहले है देश भाषा काव्य, ठीक है। देश भाषा काव्य के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह। इन काव्यों की भाषा और छंद, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, वीर गाथाओं का आविर्भाव। देखिए वीर गाथा कहाँ से शुरू हुई हैं ये सब भी हम पढ़ेंगे। इनके 2 रूप, रासो शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रंथ परिचय और ग्रंथकार परिचय, इतना सब हम पढ़ेंगे देश भाषा काव्य के अंतर्गत। तो आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे ऊर्जा देते हैं और अगली क्लास को बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं स्कूल जाती हूँ, जॉब करती हूँ और स्कूल से आकर आराम किए बिना नोट्स बनाकर फिर मैं ये क्लास रिकॉर्ड करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेरी ऊर्जा के लिए कुछ तो चाहिए ही ना, तो आपका प्यार और आपके कमेंट्स, आपका लाइक और आप वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं प्रकरण 4। प्रकरण 4 के अंदर हम पढ़ रहे हैं फुटकल रचनाएं। देखिए क्या था, शुक्ल जी जो है बहुत ही विश्लेषण के बाद तर्क पर आते थे और जब उन्हें कुछ रचनाएं अलग ही नज़र आती थी जो किसी हम काल या वाद में नहीं रख सकते, तो वो उनको फुटकल में रख दिया करते थे। तो इस प्रकार आपको हर काल में फुटकल रचनाओं का कॉलम भी मिल जाएगा। लोक भाषा के पद्य, खुसरो और विद्यापति, ये सब आपको फुटकल रचनाओं में मिलेंगे। फिर आगे आते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ये हमारा पूर्व मध्यकाल है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्य और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, जिसका समय 1375 से 1700 है। प्रकरण 1 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको नोट कर लेना है भक्ति काल में 6 प्रकरण हैं, ठीक है। सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे प्रकरण 1 के अंतर्गत। अब सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल स्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग, कबीर का निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंतर साधना में भिन्नता, निर्गुणोपासना के मूल स्रोत, निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव, भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप, नामदेव, इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता, इन पर नाथपंथी का प्रभाव, इनकी गुरु दीक्षा, इनकी भक्ति के चमत्कार, इनकी निर्गुण वाणी, इनकी भाषा, निर्गुण ग्रंथ के मूल स्रोत, इसके प्रवर्तक, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रय शाखा और उसका प्रभाव, प्रेम मार्गी सूफी शाखा का स्वरूप, सूफी कहानियों का आधार, कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता। देखिए कबीर का रहस्यवाद निर्गुण में आता है, इनका भी निर्गुण में, लेकिन इनका क्या है? संत मत का रहस्यवाद है। और सूफी क्या है? सूफी रहस्यवाद। तो संत में और सूफी में अंतर क्या है? सूफी कवियों की काव्य भाषा क्या है? सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश। तो प्रकरण 1 हमारा काफ़ी बड़ा होने वाला है।
प्रकरण 2 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, निर्गुण धारा। ठीक है, हम यहाँ निर्गुण धारा पर आ गए हैं। 1 में क्या है, सामान्य परिचय है। 2 में क्या है, निर्गुण धारा। अब देखिए 2 में और 3 में दोनों में निर्गुण धारा है, तो आप कह सकते हैं कि निर्गुण धारा 2 प्रकरण के अंतर्गत है। अंतर इतना है, प्रथम में हम संत मत पढ़ेंगे और दूसरे में हम सूफी मत पढ़ेंगे। ठीक है, कवि परिचय पढ़ेंगे निर्गुण धारा 2 के अंतर्गत, निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार। ठीक है, यहाँ पे हम संत कवियों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कबीर, दादू। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और 3 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, कवि परिचय, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि। तो देखिए सूफी आख्यान में अधिकतर मुसलमान कवि थे, तो जो हिंदू कवि हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा और सबको विशेषता दी जाएगी। आगे देखते हैं, राम भक्ति शाखा शुरू कर देते हैं। राम भक्ति शाखा किस प्रकरण के अंतर्गत है, तो प्रकरण 4 के अंतर्गत है। सगुण भक्ति धारा, ये सगुण में आ रही है, ये आप जानते ही हैं। अद्वैतवाद के विभिन्न रूप, तो राम भक्ति शाखा की शुरुआत कहाँ से होती है, अद्वैतवाद से। ठीक है, कैसे होगी ये आपको हम पूरे चार्ट के हिसाब से बताएंगे जब हम भक्ति धारा पढ़ने चलेंगे। अद्वैतवाद के विभिन्न स्वरूप, वैष्णव श्री संप्रदाय, रामानंद का समय, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के संबंध में प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ, राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, राम भक्ति की श्रृंगारी भावना। तो राम भक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं 4th में, यानी प्रकरण 4 में। प्रकरण 5 में हमें क्या मिलने वाला है, कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, 5 में कृष्ण भक्ति धारा है, जो कि सगुण भक्ति धारा है। वैष्णव धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य, दार्शनिक सिद्धांत, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में बना है, कौन कौन से 3 भेद हैं, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बस आप मेरे साथ यूं ही धैर्य से बने रहिए। रोज एक मूल मंत्र के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ हम क्लास करेंगे। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर वीक हो जाएगा आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर वीक हो जाएगा तो मेरी वीडियो बनाने की शक्ति भी वीक हो जाएगी। तो मेरी शक्ति को ऊर्जा देते रहिए, बढ़ाते रहिए, और इससे भी बेहतर क्लास होंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और शुक्ल काफ़ी दिनों में ख़त्म होंगी, लेकिन शुक्ल के बाद भी हम निरंतर बने रहेंगे बुकों के साथ। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास भी है, बच्चन सिंह का भी है, नगेंद्र है, बहुत सारा कंटेंट है। बस आप पूरी ऊर्जा के साथ बने रहिए और मुझे भी अपनी ऊर्जा देते रहिए। इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, इनके ग्रंथ, वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, कवि परिचय, अष्टछाप की प्रतिष्ठा, कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण चरित्र कविता का रूप। तो देखिए इतना सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। मैंने देखिए आपको बताया कि जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको किसी काल या वाद के अंतर्गत रखना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ अलग ही चीज़ें हैं, तो उनको वो फुटकल के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और फुटकल रचनाएं किस में है, 6 में है, प्रकरण 6 में। तो ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि फुटकल हमें कहाँ मिलेगी, अंतिम वाले में मिलेगी। लेकिन यदि आपको पता है कि किस में कितने प्रकरण हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि अंतिम प्रकरण कौन सा है, तभी आप उसको बता सकते हैं कि फुटकल रचना है उसके अंतर्गत। तो चलिए आगे चलते हैं। 6 में हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा की भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य। तो ये सभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल संवत 1700 से 1900। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद होना चाहिए। और फिर इसके अंतर्गत हम कितने प्रकरण पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 3 प्रकरण। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकरण आदिकाल में, 6 प्रकरण भक्ति काल में और 3 प्रकरण यहाँ आपके रीतिकाल में। तो इधर देखते हैं, पहला प्रकरण क्या है, सामान्य परिचय। तो पहले प्रकरण में आपको क्या मिला, तीनों में ही कॉमन है, सामान्य परिचय याद रखिएगा, और अंतिम में फुटकल। रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण, ठीक है, यानी शुरुआती लक्षण क्या है, रीति परंपरा का आरंभ,
रीति ग्रंथों के आधार कौन कौन से आधार हैं रीति, तो इसमें हम देखिए पढ़ेंगे रीति ग्रंथकारों की जो है रीति ग्रंथों का आधार, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, यानी जो रीति परंपरा जो स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है, तो वो अखंड ये परंपरा भी हम पढ़ेंगे। संस्कृत रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता, जो संस्कृत के रीति ग्रंथ हैं उनसे ये किस प्रकार अलग हैं, इस भिन्नता का परिणाम क्या है। लक्षण ग्रंथकारों के आचार्यत्व पर विचार, यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वो आचार्य हैं या नहीं हैं, कितना लिखने पर आचार्य होते हैं, कितना लिखने पर नहीं, हम ये सभी इसमें विचार करेंगे। इन ग्रंथों के आधार, शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, यानी जो रीति ग्रंथ लिखे गए हैं उसके कवि जो हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस उद्देश्य से ये लिखे। उनकी कृतियों की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीति परंपरा का प्रभाव, रीति ग्रंथों की भाषा, रीति कवियों के छंद और रस, इतना सब पढ़ने वाले हैं हम प्रकरण 1 में। अब 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, रीति ग्रंथकार कवि, कवि परिचय। हम 2 के अंतर्गत केवल कवि परिचय मिलेगा हमें, और 3 के अंतर्गत हमें क्या मिल रहा है, रीतिकाल के अन्य कवि, जो अन्य कवि हैं वो 3 के अंतर्गत आएंगे, जैसे इनके काव्य स्वरूप और विषय, रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषताएं। इनके 6 प्रधान वर्ग हैं, श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, वर्णात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, ज्ञान उपदेशक, पद्यकार और भक्त कवि। वीर रस की फुटकल कविताएं यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस काल का गद्य साहित्य, यानी काव्य के साथ साथ हम गद्य भी पढ़ेंगे रीतिकाल का, और कवि परिचय, इतना सब हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं आधुनिक काल। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आधुनिक काल 2 भागों में विभक्त है। एक तो आपका यहाँ गद्य खंड है, और दूसरा आधुनिक काल देखिए हमें यहाँ मिलने वाला है काव्य खंड, ये रहा काव्य खंड। तो लगभग समय दोनों का आपको एक जैसा मिलेगा। देखो संवत 1900 से 1925 काव्य खंड का समय है पुरानी धारा के लिए, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उधर ले गई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो इंडेक्स में। तो ये 2 जगह है आधुनिक काल। आधुनिक काल पहले हम पढ़ रहे हैं गद्य वाला, जिसमें समय 1900 से 1980 तक में कितने विभाग हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो गद्य के अंतर देखिए, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है कि गद्य का विकास कैसे हुआ, है ना। आप सभी जानते हैं 19वीं सदी के बाद जो है गद्य का बहुत अच्छे से विकास हुआ है, लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले काफ़ी सारा गद्य लिखा जा चुका था, जो कि नाभादास और गोकुलनाथ आदियों के द्वारा लिखा गया था। तो आगे देखिए आधुनिक काल के पूर्व, ठीक है, आधुनिक काल से पहले गद्य की अवस्था क्या थी, ब्रजभाषा, यानी ब्रजभाषा का गद्य है, उसको हम पढ़ेंगे। तो गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, कृष्ण भक्ति शाखा के ग्रंथ गद्य ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, नाभादास के गद्य का नमूना 19वीं शताब्दी में, और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य के ग्रंथ, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, और काव्य की टीकाओं के ग्रंथ का स्वरूप। तो देखिए काव्यों की टीकाएं हैं ना, जो मतलब जो काव्य लिख दिया जाता है फिर उस पर एक आलोचनात्मक जो गद्य लिखा जाता है उसको टीका कहते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं खड़ी बोली पर। तो वहाँ हमने क्या देखा, ब्रजभाषा का गद्य, अब यहाँ देख रहे हैं खड़ी बोली का गद्य। तो ब्रजभाषा में आपने कई नाम देख लिए ना, नाभादास हो गए, गोरखपंथी हो गए, गोरखनाथ का भी लिखा गया है ना, तो उसको ही प्रथम गद्य माना जाता है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हम विस्तृत पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, उर्दू साहित्य का आरंभ, रेखता क्या है ये भी जानेंगे, उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी और रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, ठीक है। इस भ्रम का कारण क्या है, अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियों की बानी की खड़ी बोली, गंग कवि के गद्य ग्रंथ में उसका रूप, इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलत राम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, मंडोवर का वर्णन में इसका रूप, इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान,
व्यवहार के शिष्ट भाषा के रूप में इसका ग्रहण, इसके स्वाभाविक रूप का मुसलमानी दरबारी रूप, उर्दू से भिन्नता, गद्य साहित्य में इनके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण, जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले 4 प्रमुख लेखक। इम्पॉर्टेंट है ये सभी, और मैं आपको जब विस्तार से पढ़ाऊंगी तो इन पर आधारित कितने ही प्रश्न बनेंगे ये आप देखते चलिएगा। मुंशी सदासुख लाल और उनकी भाषा, इंशाअल्लाह खान और उनकी भाषा, लल्लू लाल और उनकी भाषा, सदासुख लाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, सदल मिश्र और उनकी भाषा, लल्लू लाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्व, हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का प्रारंभ, इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा का रूप, मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी, ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के वेदांत भाष्य अनुवाद की हिंदी, उद्दंड मार्तंड जो कि हमारा प्रथम समाचार पत्र है, पत्र की भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, संवत 1860 के पूर्व की अदालती भाषा, अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन, उर्दू प्रसार के कारण, काशी और आगरा के समाचार पत्रों की भाषा, शिक्षा क्रम में हिंदी प्रवेश का विरोध, हिंदी उर्दू के संबंध में गारसादा तासी का मत। देखिए कितना बड़ा विवरण दिया गया है कि हम खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत इतना सारा पढ़ेंगे, और वो भी ब्रज भाषा को मिलाकर। ये सभी हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? प्रकरण 1 के अंदर, जो कि गद्य के विकास का सामान्य परिचय है। तो देखिए, बने रहिए और बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे पढ़ते हैं। प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो ये वाला कंटेंट भी है, और आपको सच बताऊं तो शुक्ल जी की बुक में हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। चलिए, प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, शिक्षा उपयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद की भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिंकॉट का हिंदी प्रेम, राजा शिव प्रसाद की गुटका की हिंदी, गुटका क्या है? इनकी एक रचना है। लोकमित्र और अवध अखबार की भाषा, बाबू नवीन चंद्र राय की हिंदी भाषा सेवा, गारसदा तासी का उर्दू पक्षपात, हिंदी गद्य प्रसार में आर्य समाज का योग, पंडित श्रद्धाराम की हिंदी सेवा, हिंदी गद्य भाषा का स्वरूप निर्माण, इतना सब हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रकरण 1, देखिए यहाँ पर प्रकरण 1 और प्रकरण 2, यहाँ गद्य है हमारा पुराना वाला, ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, ठीक है। यहाँ पूर्व आधुनिक काल से पूर्व वाला गद्य पढ़ा है हमने, ठीक है, आधुनिक काल से पहले, और यहाँ पढ़ रहे हैं हम आधुनिक काल के वाला। तो पहले में हम पढ़ेंगे गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय, और इसका समय क्या होगा? संवत 1924 से 1950। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भारतेंदु का प्रभाव यहाँ पढ़ेंगे हम, उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता। तो देखिए, भारतेंदु युग से पहले के जो लेखक रहे वो, और उनके समय के जो लेखक हैं वो, उन सब में भिन्नता देखेंगे। गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव, खड़ी बोली गद्य की प्राकृत साहित्यिक रूप प्राप्ति, भारतेंदु और उनके सहयोगियों की शैली, इनका दृष्टि क्षेत्र और मानसिक अवस्थान, हिंदी की आरंभिक नाट्य साहित्य, इसका प्रवर्ती उपन्यास साहित्य, भारतेंदु के जीवन काल की पत्र पत्रिकाएं, ये सब हम प्रकरण 1 में पढ़ेंगे। प्रकरण 2 में आ जाते हैं, गद्य का प्रवर्तन देख लेते हैं। प्रथम उत्थान, देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रथम उत्थान किस प्रकरण के अंतर्गत है? तो गद्य का प्रवर्तन जो प्रकरण 2 दिया है उसके अंतर्गत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी जगन्नाथ यात्रा, उनका पहला अनुदित नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएँ, हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा, इस चंद्रिका के सहयोगी, इसके मनोरंजक लेख, भारतेंदु के नाटक, इनकी विशेषताएं, इनकी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा, उनके सहयोगी, उनकी शैली के 2 रूप, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु से उनकी
शैली की विभिन्नता, उनका पक्ष, उनके विषय, उनके नाटक। पंडित बालकृष्ण भट्ट, उनका हिंदी प्रदीप, उनकी शैली, उनके गद्य प्रबंध, उनके नाटक। पंडित बद्री नारायण चौधरी, फिर उनकी शैली की विलक्षणता, उनके नाटक, पत्र पत्रिकाएं, समालोचना का सूत्रपात। फिर आ गए हमारे लाला श्रीनिवास दास, इनके नाटक, उपन्यास। फिर आ गए ठाकुर जगमोहन सिंह, उनका प्रकृति प्रेम, उनकी शैली की विशेषता। फिर आ गए बाबू तोताराम, उनका पत्र, उनकी हिंदी सेवा, भारतेंदु के अन्य सहयोगी, हिंदी का प्रचार कार्य, इसमें बाधाएं, भारतेंदु और उनके सहयोगों का उद्योग, काशी नागरी पिछाड़नी सभा की स्थापना। ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। आप ये मत समझिए कि आज की क्लास इम्पॉर्टेंट नहीं है। पंडित गौरीदत्त का प्रचार कार्य, सभा द्वारा नागरी उद्धार के लिए उद्योग, सभा के साहित्यिक आयोजन, सभा की स्थापना के बाद की चिंता की व्याग्रता। देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रकरण 3 में है गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975। सामान्य परिचय है यहाँ पर। द्वितीय उत्थान में आप सभी जानते हैं, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस काल की चिंताएं, आकांक्षाएं, इस काल के लेखकों की भाषा, इनके विषय और शैली, इसका काल के नाटक, निबंध, आलोचना और जीवन चरित्र। तो इसके बाद देखते हैं प्रकरण 4। देखिए आप लोग ये ना समझें कि क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा प्रारूप हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट हम तब अपना सकते हैं जब हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो। तो यहाँ हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नाटक बंग भाषा से अनुदित, अंग्रेजी और संस्कृत से अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अंग्रेजी से संस्कृत में हिंदी में आए हुए मौलिक नाटक जो कि उसी भाषा में लिखे गए। उपन्यास अनुदित, मौलिक छोटी कहानियाँ, आधुनिक कहानियों का स्वरूप विकास, पहली मौलिक कहानी। अन्य भाव प्रधान कहानियाँ, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। प्रेमचंद का उदय, निबंध, उसके भेद, इसका आधुनिक स्वरूप। निबंध लेखक की तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता। निबंध परंपरा का आरंभ, 2 अनुदित ग्रंथ निबंध का लेखक परिचय। समालोचना, भारतीय समालोचना का उद्देश्य। यूरोपीय समालोचना, हिंदी में समालोचना साहित्य का विकास। इतना सब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो आ जाते हैं प्रकरण 5, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, यानी अभी जो वर्तमान गति चल रही है वो क्या है। तो देखिए वर्तमान गति के अंतर्गत आया है तृतीय उत्थान, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। सामान्य परिचय है, परिस्थिति, दिग्दर्शन, लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, कुछ लोगों के अनधिकार चेष्टा, आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तियाँ, एक उपन्यास और कहानी, छोटी कहानियाँ, नाटक, निबंध, समालोचना और काव्य मीमांसा। अब आ जाते हैं आधुनिक काल। अब आप पता है कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। फिर आप सोचते वहाँ भी आधुनिक काल है, हम फिर से आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। तो ये आधुनिक काल को ही 2 भागों में बांटकर यहाँ पर पढ़ा गया है। अब काव्यखंड पढ़ते हैं। काव्यखंड में भी समय देखिए 1900 से 1925 में क्या हम पढ़ रहे हैं, पुरानी धारा। ठीक है, पुरानी धारा का समय 25 तक है। प्रकरण 1 के अंतर्गत काव्यखंड पुरानी धारा है। प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवियों का परिचय, पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ ही साहित्य की नवीन गति प्रवर्तन के योग देने वाले कवि भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार का कार्य, उनके द्वारा स्थापित कवि समाज, उनके भक्ति श्रृंगार के पद और कवि परिचय, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं प्रकरण 2 के अंतर्गत काव्यखंड नई धारा है। ठीक है, 1 के अंतर्गत पुरानी धारा है और 2 के अंतर्गत क्या है, नई धारा है। और इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान 1925 से 50 तक है। काव्य धारा का क्षेत्र विस्तार, विषयों की अनेक रूपता और उनके विधान में परिवर्तन, इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु वाणी का उच्चतम स्वरूप, उनके काव्य विषय और विधान का ढंग, प्रताप नारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध, बद्री नारायण चौधरी का कार्य, कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना, नए विषयों पर कविता। ठीक है, प्रकरण 3 के अंतर्गत काव्यखंड की नई धारा ही है। काव्यखंड की नई धारा प्रथम उत्थान, लेकिन यहाँ पर है द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान में हम देख रहे हैं 1950 से 75। पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता, ग्राम गीतों की मार्मिकता, प्रकृत स्वच्छंदतावाद का स्वरूप, हिंदी काव्य में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आभास, इसमें अवरोध, इस अवरोध की प्रतिक्रिया, श्रीधर पाठक
हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी मंडल के कवि, इस मंडल के बाहर की काव्य भूमि। तो देखिए यहाँ भी हम द्वितीय उत्थान पढ़ रहे हैं और अभी हम द्वितीय उत्थान गद्य में भी पढ़ कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर है प्रकरण 4 काव्यखंड नई धारा, फिर भी नई धारा है लेकिन तृतीय उत्थान। तो तृतीय उत्थान कहाँ है? प्रकरण 4 के अंतर्गत। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इससे एक घटके चल रहा है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, दूसरे में 1 है, इस तरह से, क्योंकि पहले में ये सामान्य परिचय देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुरानी धारा दे रखा है। तो संवत 1975 से अब तक का समय हम तृतीय उत्थान के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्तमान काव्य धारा, ठीक है, अभी की जो काव्य धारा है वो सामान्य परिचय है। खड़ी बोली के पद्य के 3 रूप और उनका सापेक्षिक महत्व, हिंदी के नए छंदों पर विचार, काव्य के वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियाँ, खड़ी बोली में काव्यात्मक का स्फुरण, वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, चली आती हुई पर काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया। तो जो चली आती है काव्य परंपरा, उसके अवरोध की प्रतिक्रिया क्या होगी? नूतन परंपरा प्रवर्तक यानी नई जो परंपरा है उसका प्रवर्तन, इनकी विशेषताएं, इनका वास्तविक लक्ष्य, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, छायावाद, हिंदी में छायावाद का स्वरूप, परिणाम, भारतीय काव्यधारा से इनका पार्थक्य, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, छायावाद शब्द का अनेकार्थी प्रयोग, छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के प्रवर्तन का अनाधिकार चेष्टा, छायावाद की कविता का प्रभाव, आधुनिक कविता की अन्य धाराएं, स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर प्रवृत्त कवि, खड़ी बोली पद्य की 3 धाराएं, ब्रज भाषा काव्य परंपरा द्विवेदी काल में परिवर्तित हुई खड़ी बोली काव्य धारा, इस धारा के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, इसके 2 अर्थ, इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण, इनकी कविता का स्वरूप, कवि परिचय, अन्य उल्लेख कवि और स्वच्छंद धारा और उसके कवि। तो इस प्रकार हमने जाना परिचय, और एक नज़र में थोड़ा सा काल विभाग देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे जो मैंने नोट्स के द्वारा बनाए हैं। ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये आपको भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, ये कथन इनका बहुत बार प्रश्नों में बना है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, यानी जो आपके मन के विचार हैं उसको चित्तवृत्ति कहा है, का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए ये हमारा मन है, मान लीजिए आप हो, आपके मन के अंदर जो विचार उमड़ते हैं, ठीक है, मन के अंदर जो विचार उमड़ते हैं वो कितने सारे लोग हैं, उन सब के मन में जो विचार उमड़े हैं उन सब का संचित प्रतिबिंब, ठीक है, साहित्य होता है। तब ये निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन, अब देखिए जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन, यानी जब जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन आएगा, मान लीजिए पुरानी चित्तवृत्ति क्या थी, धार्मिक थी, आजकल क्या है, यथार्थवाद पर आधारित है ना, जो शोषण कर रहा है उसको उजागर कर रहे हैं, यथार्थ को उजागर कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, नायिका प्रधान थी, नायिका के सुंदर रूपों का वर्णन होता था, उससे भी पहले लोग भक्ति में लीन थे, है ना। तो इस तरह से चित्तवृत्ति, विचार बदलते हैं, तो परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता है, ठीक है, साहित्य का में भी परिवर्तन होता चला आता है आदि से अंत तक। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है, ठीक है। जो दिग्दर्शन होता है ना इन परिस्थितियों का, वो भी साथ ही साथ साहित्य में होता है, क्योंकि देखिए साहित्य क्या है, हमारे विचार ही तो हैं, जब हमारे विचार जिस तरह के होंगे वैसा ही साहित्य बनेगा, और उसी को संचित करके इकट्ठा करके दिखा देना साहित्य का इतिहास हो गया। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, ये बेसिक है और हम लोग पढ़ते भी हैं। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसका समय संवत 1050 से 1375 है। पूर्व मध्यकाल देखिए ये एक ही है, मध्यकाल है जिसको 2 भागों में बांटा गया है।
पूर्व मध्यकाल को उन्होंने नाम दिया भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को नाम दिया रीति काल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को नाम दिया गद्य काल, संवत 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं। मतलब अगर वीर गाथा काल कह दिया तो मान लीजिए उसमें क्या भक्ति की रचनाएं नहीं होंगी या श्रृंगार की नहीं होंगी। अब मान लीजिए रीति काल है तो क्या वहाँ पे वीर रस नहीं मिला होगा? मिला होगा, लेकिन उसकी प्रचुरता बहुत कम थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले जो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन राजाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, बाद में संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज परिचय पढ़ चुके हैं। हमने देखिए परिचय में आज इतना समय लगाया है, आप समझ सकते हैं। मैं स्कूल से आने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और नोट्स बनाती हूँ, अभी तक हम आदिकाल नहीं पहुँचे हैं, समझिए। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए धैर्य की ज़रूरत है। यदि आप धैर्य से पढ़ते रहेंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आज मैंने लिखे हैं। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आज का, वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों का वर्णन किस काल के अंतर्गत किया गया है? तो ये आदिकाल के अंतर्गत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ पर किसका प्रभाव मिलता है? तो ये नाथपंथी योगियों का प्रभाव मिलता है। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल ने इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जिसका समय 1050 से 1375 है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, जिसका समय संवत 1375 से 1700 है। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, जिसका समय संवत 1700 से 1900 है। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा, जिसका समय संवत 1900 से अब तक है। तो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं? तो आदिकाल के अंतर्गत 4 प्रकरण हैं। आदिकाल के प्रकरण कौन कौन से हैं? तो देखिए सामान्य परिचय है पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण अभ्रंश काव्य है, तीसरा वीरगाथा काल है, चौथा देश भाषा काव्य है, ठीक है, जिसमें फुटकल रचनाएं हैं। हाँ, ये वीरगाथा है, ये इसके अंतर्गत ये दोनों हैं। चौथा आपका देश भाषा काव्य होगा, जो तीसरा होगा देश भाषा काव्य और चौथा फुटकल। देखिए पहला होगा सामान्य परिचय, दूसरा अभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा और चौथा फुटकल, इस प्रकार से होंगे। तो आगे चलते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं? तो भक्ति काल के अंतर्गत 6 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय है, दूसरे प्रकरण में निर्गुण धारा संत कवियों पर विचार है, तीसरे प्रकरण में निर्गुण धारा ही है जिसमें सूफी काव्य पर विचार है, चौथे प्रकरण में सगुण भक्ति धारा है जिसमें राम काव्य पर विचार किया गया है, पांचवें में भी सगुण भक्ति धारा है लेकिन कृष्ण भक्ति पर विचार है, और छठे में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, उत्तर मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? तो रीति काल से। 8वां प्रश्न, रीति काल के अंतर्गत कितने प्रकरण हैं? तो 3 प्रकरण हैं। पहला सामान्य परिचय, दूसरा रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा रीति काल के अन्य कवि। आगे देखते हैं। गद्यखंड प्रकरण 1, गद्यखंड जो हमने बताया आधुनिक काल का गद्यखंड। प्रकरण 1 में क्या है? गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रिज भाषा और खड़ी बोली, ये सब 1 के अंतर्गत है। 2 के अंतर्गत देखिए गद्य साहित्य का आविर्भाव है। 11वां प्रश्न है, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। तो प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय संवत 1924 से 50। प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान 50 से 75। प्रकरण 4 के अंतर्गत गद्य साहित्य का प्रसार है और 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति है जो तृतीय उत्थान के अंतर्गत है। अब देखिए काव्यखंड 1900 से 1925 है आधुनिक काल का, और प्रकरण 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? काव्यखंड की पुरानी धारा। ठीक है, प्रकरण 1 के अंतर्गत हम काव्यखंड की पुरानी धारा पढ़ेंगे। प्रकरण 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नई धारा, प्रथम उत्थान 1925 से 1950। और प्रकरण 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्यखंड नई धारा,
द्वितीय उत्थान 1950 से 1975। और प्रकरण 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान 1975 से अब तक। तो देखिए मेरा ये प्रयास रहा कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट दे सकूं। तो साथियों, आप सभी को मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ टारगेट हो। हमारी पढ़ाई जो है वो हर लक्ष्य को भेद सके, इस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए। उसी उद्देश्य से मैं इस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ और खुद भी पढ़ रही हूँ। मैं भी आप ही के साथ ही हूँ। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सोच लें कि बस हमारा हो गया तो हमारा विकास स्थिर है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए। हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तभी निरंतर छात्र बने रहना ही हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमें छात्र बने रहना है, कुछ ना कुछ अपने जीवन से सीखते रहना है, निरंतर प्रयासरत रहना है। यही मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी बहुत जल्दी सफल हों। और मेरी तैयारी से यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, थोड़ा सा भी आपको इससे बेनिफिट मिलता है, तो मेरा जीवन और मेरा जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास रहेगा। तो इस सभी में आप सभी का सहयोग जो है मेरे लिए अपेक्षित है। आप लोग कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप ये मेरा जो योगदान है ये आपको कैसा लगा। और मैं वीडियो के अंत में फिर से कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं, और मेरे माता पिता का रोल तो बहुत ही बड़ा है, खैर उनसे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। और भाइयों के सहारे से बड़ा शायद कोई सहारा नहीं हो सकता। और जो भी है मतलब हम मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, और गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उनके मार्गदर्शन के बिना भी हम नहीं चल सकते। तो जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जितने भी लोगों का योगदान रहा मेरे जीवन में, उन सभी को कोटि कोटि आभार करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो धैर्य से मेरी वीडियो में बने रहते हैं, अंत तक मुझे सुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।